Good morning, students. In our last class, we have studied about the modern periodic table, right? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, किन की एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा गया था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी इन अवर लास्ट क्लास, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी मोसले के द्वारा, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हम समझेंगे और उन टर्म्स पर या उन उन एस्पेक्ट्स पर किस तरीके से उनकी बेसिस पे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया गया, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैलेंसी। As you know, the valency of an element is determined by the number of valence electrons present in the outermost shell of its atom। हमको पता है किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालने के लिए हमको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? What is the valency of magnesium with atomic number 12 and sulfur with atomic number 16? Similarly, find out the valencies of the first 20 elements. How does the valency vary in period on going from left to right? हाउ डज़ द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन द ग्रुप? सो ये एक एक्टिविटी जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में वैलेंसी निकालना सीखा है, राइट? तो यहाँ से हम फर्स्ट से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी इजीली निकाल सकते हैं, राइट? तो हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उनकी वैलेंसी निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे आपको उनकी वैलेंसी जो है वो निकालना है, राइट? तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ी है, तो आप इजीली उनकी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ देम, राइट? नाउ atomic size. The term atomic size refers to the radius of an atom. एटॉमिक साइज़ का मतलब क्या होता है? तो एटॉमिक साइज़ का मतलब होता है किसी भी एटम की जो रेडियस होती है उसको बोला जाता है कि उसका एटॉमिक साइज़ कितना है, राइट? The atomic size may visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom. हमको पता है एटम जो है उसको हम स्फेरिकल बनाते हैं इस तरीके से। तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल की ये जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज है, राइट? यहाँ सेंटर में हो गया हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पे होगा हमारे आउटर मोस्ट शेल। सेंटर से आउटर मोस्ट शेल की ये जो डिस्टेंस होगी इसी को हम बोलेंगे एटॉमिक साइज। The atomic radius of hydrogen atom is 37 picometer. पिको का मतलब होता है 10 to the power minus 12। जैसे किलोमीटर का मतलब होता है 10 to the power 3, मिली का होता है 10 to the power minus 3, वैसे ही पीको का मतलब होता है 10 to the power minus 12, राइट? सो जो हाइड्रोजन एटम की रेडियस होती है वो 37 पिकोमीटर होती है। मतलब आप सोच सकते हो 10 to the power minus 12 मतलब यहाँ पे कितनी कम रेडियस की बात हो रही है। मतलब कि जो हाइड्रोजन एटम है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, दैट वी कैन नॉट इवन सी इट विद अवर नेकेड आइज, और इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप भी एक सिंगल एटम को देख पाना बहुत मुश्किल होता है, राइट? तो हाइड्रोजन का जो एटम है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा, दैट इज़ 10 to the power minus 12 मीटर। एक मीटर का 1 उसके आगे 12 जीरोज हम लगा दें उतना छोटा हिस्सा, राइट? Now here one more activity is given to you. That activity you should read by your own. Now
you will study that the atomic radius decreases in moving from left to right along a period. हमको ये चीज़ पता है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं, वैसे वैसे जो एटॉमिक रेडियस है वो छोटी होती जाती है, राइट। मतलब जैसे जैसे आप पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते जाओगे, वैसे वैसे जो रेडियस होगी वो छोटी होती जाएगी. दिस इज़ ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज which tends to pull the electrons close to the nucleus and reduce the size of the atom. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा. और एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का चार्ज बढ़ेगा. और जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का चार्ज बढ़ेगा तो उसके कारण जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी ज़्यादा होगा. और जब अंदर का फोर्स ज़्यादा, मतलब जब ये न्यूक्लियस पे फोर्स ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट. और चूंकि वो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए जो ऑर्बिट्स का साइज़ होगा वो कम छोटा होता जाएगा. और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो एटम की रेडियस होगी वो बहुत जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट की तरफ, वैसे वैसे उनका जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा, राइट. यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, राइट. मतलब जैसे जैसे ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा. दिस इज़ बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो ऑब्वियसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो एटम का साइज़ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा. This increases the distance between the outermost electron and the nucleus so that the atomic size increases in spite of the increase in nuclear charge. इसके कारण जो outermost electron और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी. और जब ये डिस्टेंस ज़्यादा, तो इसके कारण जो एटॉमिक साइज़ है वो बढ़ जाएगा. हालांकि न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन जैसे इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. ये न्यूक्लियस है. जैसे जैसे हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फर्स्ट ग्रुप में ऊपर ऊपर की बात करें तो वहाँ पे कम शेल हैं. जैसे जैसे नीचे आए तो एटॉमिक नंबर बढ़ता गया, और एटॉमिक नंबर बढ़ता गया तो शेल्स बढ़ते गए. अब हालांकि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो ये न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी बढ़ रहा है, राइट. बट इस पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने के बावजूद यहाँ पे और नए नए शेल्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं. और चूंकि यहाँ पे नए नए शेल्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती जाएगी. और जब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस ज़्यादा, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि एटॉमिक साइज़ भी ज़्यादा, राइट. तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो होती हैं. और जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, वैसे वैसे एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़. तो एलिमेंट्स की जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स के रूप में अलग अलग बाइफरकेट किया गया है, राइट. तो कौन से मेटल्स जो हैं वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, कौन से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से समझेंगे. एज वी सी, द मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम are toward the left hand side of the periodic table, while the non-metals like sulfur and chlorine are found on the right hand side. अगर हम देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो लेफ्ट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, और जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया.
और अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे हमको जनरली नॉन मेटल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, सल्फर है, राइट। और मिडिल में वी हैव सिलिकॉन विच इज़ क्लासिफाइड एज द सेमी मेटल और मेटलॉइड बिकॉज इट एग्जिबिट्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और अगर हम पीरियोडिक टेबल के मिडिल में जाएं, सेंटर बीच में जाएं, तो वहाँ पे हमको कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स होने का मतलब वो मेटल्स की तरह भी बिहेव कर रहे हैं और इंसुलेटर्स सॉरी जो नॉन मेटल्स हैं उनकी तरह भी बिहेव कर रहे हैं, राइट। तो जब वो दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इसीलिए उनको मेटलॉइड्स बोला जाएगा। मतलब ना तो वो कम्प्लीटली मेटल हैं ना वो कम्प्लीटली नॉन मेटल हैं, बट वो दोनों की ही तरह बिहेव कर रहे हैं। अब वो क्या कंडीशंस होती हैं जिनमें वो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इस तरीके के जो मेटल्स होते हैं वो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, मतलब कि मेटल जैसे भी और नॉन मेटल जैसे भी, और इसीलिए उनको मेटलॉइड्स बोला जाता है। और उनको पीरियोडिक टेबल में सेंटर में रखा जाता है, मिडिल में रखा जाता है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अ zigzag लाइन सेपरेट मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो zigzag लाइन थी वो जिगजैग लाइन जो है वो अलग अलग करती है मेटल्स को नॉन मेटल्स से, राइट। इस तरीके की एक बोल्ड लाइन हम लोगों ने देखी थी, आप अभी भी देख सकते हैं बुक में। द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम आर इंटरमीडिएट इन द प्रॉपर्टीज एंड आर कॉल्ड मेटलॉइड्स एंड सेमी मेटल्स। तो इन सारे एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये सब एलिमेंट्स जो हैं वो मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं। मतलब कि ये सेमी मेटल्स होते हैं, मतलब कि कभी ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं और कभी नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, राइट। एज यू हैव सीन इन क्लास 3, मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स while forming bond, that is they are co electropositive in nature। हम लोगों ने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, और जब उनके पास नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो वो इजीली किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी चैप्टर 3 में, और इसीलिए उनको बोला जाता है कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जनरली लूज़ करते हैं, मतलब कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करते हैं, और चूंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोला जाता है। As the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons increases across a period, the tendency to lose electron will decrease। और जैसे जैसे किसी भी न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज होता जाता है, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क कर रहा है, जैसे जैसे वो चार्ज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैसे वैसे ही किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी जो है वो कम होती जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइटली बाउंड करके रखेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो उस न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ के एटम से बाहर जा सके, राइट। डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजिंग इज़ डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम ग्रुप्स में नीचे की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी कि वो बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकल सके एटम के, ये जो कैपेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हैं। देयरफॉर दिस कैन बी लॉस्ट ईजीली, और इसीलिए वो आसानी से लूज़ किए जा सकते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा तो न्यूक्लियस उस पर कम फोर्स लगा पाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बाहर निकल जाएंगे। Hence metallic character decreases across a period and increases down the group।
और तो जो मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे जैसे हम पीरियड में नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे वो डिक्रीज़ होते जाएंगे। मतलब जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते जाएंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ, वैसे वैसे वो डिक्रीज़ होते जाएंगे। जबकि अगर मैं ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा वैसे वैसे जो मेटेलिक कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, राइट। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वैसे ही जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम मेटल है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट किया। तो चूंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए उसको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलेंगे, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए हम उसको इलेक्ट्रो नेगेटिव बोलेंगे। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और वो बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, और इसीलिए उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है। लेट अस लर्न अबाउट द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, दैट एक्टिविटी यू कैन रीड बाय योर ओन। As the trends in the electronegativity show, non-metals are found on the right-hand side of the periodic table toward the top. अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो जो नॉन मेटल्स हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ हैं पीरियोडिक टेबल में, हम देख सकते हैं। These trends also help us to predict the nature of oxides formed by the elements, because it is known to you that the oxides of metals are basic and that of non-metals are acidic in general. तो उन ट्रेंड्स की हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे उनका कैसा नेचर होगा, क्योंकि हमको ये मालूम है कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं। तो अगर मुझे ये मालूम है कि कोई एलिमेंट एसिड है या मेटल है या नॉन मेटल है, तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि उसके ऑक्साइड बेसिक होंगे या एसिडिक होंगे, राइट। तो इस तरीके से ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए। So hence our chapter is completed now, students. Here are some points, that points you can read by your own. The brief summary of the chapter is being given to you here, that you can read by your own here, right. So our chapter is now completed. That's all for today. In our next class we are going to start a new chapter. Thank you.